हेलो दोस्तों, आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज तक हमारे एमपी वर्ग दो के ये बैच एमपी वर्ग दो का साइंस का बैच है, जिसमें हम जिसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं। अभी तक हम फिजिक्स के दो टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं उनको देखेंगे, और जो एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, हम उन पे भी चर्चा करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, देखो एक और मैं बात शेयर करना चाह रहा था आपसे। क्या होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारी प्रिपरेशन चल रही है और हमने बहुत पढ़ा, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको ना एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। हमारा एक पूरा रूटीन होना चाहिए। हमारे पास अभी नया कोई सिलेबस आया नहीं है, गवर्नमेंट रिलीज किया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी अभी केवल हम ये कर सकते हैं, जो हमारा पुराना सिलेबस है 2018 का जो सिलेबस है, हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि वही सिलेबस 70 to 90% तक एज इट इज रहेगा। 10% में भी हो सकता है कि उसमें कोई करेक्शन हो जाए। तो हम 70 to 90% तक कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो चीज कर सकते हैं कि हम उस सिलेबस को पहले डाउनलोड करें, और जहां पर हम स्टडी टेबल पे बैठते हैं वहां पर हम उसको चिपका लें। मोबाइल में नहीं रखना है, आपको डाउनलोड ही करना है, क्योंकि मोबाइल में रखने से ना बार बार आप मोबाइल की ओर देखोगे तो उतना अच्छे से उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो हमें क्या है, उसकी प्रिंट निकलवा लेनी है और हमें अपनी स्टडी टेबल के पास चिपका लेना है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया आपका। दूसरा काम कि अभी आपको पता है कि एमपी का जो टेट हुआ था ना पहले, इससे पहले, वो कब हुआ था? 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था। तो उसमें एमपी में जो साइंस के बैच के 2018 में जो बैच हुआ था, तो उसमें 7 पेपर हुए साइंस के। 7 पेपर्स, 7 पेपर हुए। जो जिसके बेसिस पे ये सिलेक्शन हुआ था, उसमें 7 पेपर हुए। तो आप इन 7 पेपर्स के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपकी पीवाईक्यूज हो गए। इससे आप अपना देख सकते हैं कि हमारा किस लेवल की हमें स्टडी करनी है और कहाँ तक हमको डीप जाना है और कहाँ डीप जाने से बचना है। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा डीप जाने से भी बहुत फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। आपको क्या, नंबर ऑफ रिविजन्स ना वो बहुत ज्यादा करने हैं। आपको एक मतलब जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आप एक एक कोई टॉपिक पढ़ा, आप उसको अच्छे से रिवाइज करना, एक बार, दो बार, 5 बार। तो ये मेरा आपको सजेशन था। आप ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और ऐसे ना सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप देखेंगे ना, बहुत सारे टीचर होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छा पढ़ रहे होते हैं, बट कई कई बार उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप स्टडी कर लेते हैं। हमें अपने पेपर की डिमांड देखनी चाहिए कि पेपर हमसे मांग क्या रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारी तैयारी हो। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। तो इन गति के नियमों में पहला न्यूटन का जो नियम होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला नियम, ये हमको क्या बताता है? ये उस टॉपिक के बारे में चर्चा करता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टेबल है। इसके ऊपर मैं लेट सपोज एक बुक रखी हुई है, एक किताब रखी हुई है इसके ऊपर। ये किताब है। ये किताब किसके ऊपर रखी हुई है?
आप देख पा रहे हैं ये किताब, ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है। तो ये न्यूटन का जो पहला नियम है ये बताता है कि ये किताब अगर रेस्ट पोजीशन में रुकी हुई अवस्था में है तो ये हमेशा चाहेगी कि ये रुकी हुई अवस्था में रहे, टिल, जब तक कि इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। whenever he the book is not change our position whenever the whenever we can't apply the external force. If we apply external force, then there should be a chance of change in the position of the book. तो ये जब तक बुक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी या जब तक अपनी स्थिति को नहीं बदलेगी, जब तक हम उसमें बाहरी बल नहीं लगाते। तो यही न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक चेंज नहीं करती जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो आप ये समझ गए। इसके कुछ एक उदाहरण होते हैं जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो रजाई होती है या चादर होते हैं या ब्लैंकेट होते हैं या बेडशीट्स होती है ना, तो उनमें क्या होता है ना कि ये बेडशीट है, ये हमारी बेडशीट है, तो इसमें लाठी मारने से या रोक ये लाठी मारने से तो क्या होता है, इसमें धूल के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं कपड़ा ही मिल गया आपको आपके समझाने, ये कपड़ा है। अगर ये एक आप देख पा रहे हो तो ये पेन है, बट मैं इसको ऐसे मारूंगा तो होता क्या है, ये कपड़ा है और ये पेन है, इसको मैंने ऐसे मारा, जो इसमें धूल के पार्टिकल्स होते हैं, धूल के पार्टिकल्स और कपड़ा साथ साथ में, बट मैंने ऐसे टच किया तो ये कपड़ा तो एकदम मूव कर गया क्योंकि कपड़ा रिजिड है, मतलब एक सांचे से ये एक कपड़ा क्या बंधा हुआ है, हर एक धागे से कनेक्टेड है, बट धूल के पार्टिकल तो वो कनेक्टेड नहीं है। तो धूल के पार्टिकल अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर पाते हैं उतनी स्पीड से, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये इसके किसके नियम पर आधारित है? ये न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मतलब कि रजाइयों में से जब हम उसको लाठी से धुनाई या रजाई की धुनाई की जाती है तो उसमें से जो धूल का बाहर निकलना होता है वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो आपको आपको पता भी चल गया कि कैसे होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम की, जो मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट नियम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीय नियम, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। मैं राइटिंग में सुधार कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे बोर्ड की आदत होती जा रही है वैसे वैसे मैं राइटिंग में सुधार कर रहा हूँ। तो अब न्यूटन का द्वितीय नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। व्हाट विल सेकेंड नियम हमको क्या देता है, ये हमें बल की परिभाषा देता है। क्या देता है? बल की, आप लिख सकते हैं, बल की परिभाषा देता है। और यही हमें संवेग के बारे में बताते हैं, संवेग या मोमेंटम। संवेग से अवगत कराता है या मोमेंटम से। तो सेकंड नियम का जो वो सेकंड नियम का जो नियम है ना या उसकी परिभाषा है वो क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं, या चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। मैं लिख दूं डेफिनेशन। वैसे तो आपके बुक्स आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट आप लिख लो थोड़ा सा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, change in momentum with respect to time is called force। संवेग में परिवर्तन की दर को ही
संवेग परिवर्तन दर बल कहलाती है। संवेग परिवर्तन बल कहलाती है। अब संवेग होता क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। नहीं तो पता पड़ी हमने वो फोर्स की डेफिनेशन तो देखी ही, बट हमें संवेग ही नहीं पता। तो संवेग कुछ नहीं होता। संवेग क्या होता है, संवेग का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम। संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। एम यहाँ पर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वी होती है वेग, वेग। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ संवेग, मोमेंटम। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, संवेग का फॉर्मूला है। तो अब संवेग, तो ये हमें संवेग पता चल गया कि संवेग क्या होता है, मास का वेलोसिटी के साथ गुणनफल ही संवेग कहलाता है। ठीक है, अब हम फोर्स का डेफिनेशन इसमें दे रखा है, उसको ड्राइव करेंगे। इसमें क्या लिखा है हमने, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज करेंगे मोमेंटम को, तो डेल पी। लेट सपोज पहले मोमेंटम था P1, पहले मोमेंटम था P1, और फिर बाद में कितना होगा P2, तो हम P2 माइनस P1 कर देंगे, बाद का माइनस पहला। क्या P1 माइनस P2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इतनी ज्यादा। तो अब फाइनल वेलोसिटी को हम P से रिप्रेजेंट करते थे, तो एम भी, ये लिख सकता हूं ना मैं भी, यहां पर P1 को क्या लिख दिया मैंने, एम यू, क्योंकि ये पहले का मोमेंटम है, पहले का संवेग है। इस मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रारंभिक वेग को, प्रारंभिक चाल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंतिम चाल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें पता चल गया, ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर। अब आगे चलता हूं मैं, ये बता दूं। अब क्या है संवेग, ये तो हो गया संवेग परिवर्तन। अब क्या लिखा है इसमें, संवेग परिवर्तन की दर या चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या करेंगे, तो अब एफ इक्वल टू आएगा, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल पी बाई टी, यही तो है। और डेल पी को क्या लिखा है, पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। इसी को क्या लिखा है मैंने, एम वी माइनस एम यू वाई टी। इसी को क्या लिखा है, एम कॉमन ले लिया यहाँ से, v माइनस यू वाई टी कॉमन लेना तो आता है ना। देखो दोनों में m है, तो एक है, मतलब एक m, ये m इसके साथ भी है, v के साथ, m u के साथ भी है, तो m को मैंने बाहर निकाल दिया, तो v माइनस यू ब्रैकेट में रह गए। तो ये हमारा क्या आता था फॉर्मूला, इसको मैं सही से लिख दूं। देखो अब यहाँ से फोर्स एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी माइनस यू वाई टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, अब हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे, बट हम तीसरा नियम और देख लेते हैं। आप यहाँ से एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ से इसकी फोर्स की यूनिट निकाल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो कि मैंने पहले आपको बता रखा है, आप निकाल सकते हो। मोमेंटम का भी निकालना है आपको, संवेग का, ये आपके लिए गृह कार्य हो गया, होमवर्क हो गया। जो संवेग है P इक्वल टू एम भी, इसमें आपको क्या निकालना, ऐसा यूनिट निकालनी है, और क्या निकालना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लुईस सूत्र। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गृह कार्य हो गया, आपको इसको करना है। अब हम तीसरे नियम की ओर बात कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। तो तीसरा नियम क्या होता है न्यूटन का, जो हमें क्या बताता है, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का, यह है न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है क्या है, तो ये हमें बताता है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जैसे इसको एक बहुत सादा एग्जांपल समझ सकते हैं आप, कि
क्या है, जब बंदूक चलाता है ना सोल्जर, सिपाही जब बंदूक चलाता है ना, तो वेलोसिटी, जो बुलेट की वेलोसिटी होती है वो तो आगे जाती है, बट जो गन के होता है ना वो एक उसको जर्क लगता है, वो पीछे को साइड में खिसकता है। ऐसा देखा है ना आपने, कभी एक्सपीरियंस किया हो? मेले वाली गन में थोड़ा सा आपने देखा हो, हल्का सा पुश आता है, बहुत कम। मेले में गन चलाई है ना हम सब लोगों ने, हाँ, तो उसमें बहुत कम आता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। बट हम जब एक्चुअल गन की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा आता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है और गन के जो वेट, वो बुलेट का जो वेट होता है वो थोड़ा सा होता है। लेट सपोज ये बुलेट है, तो इसका सम वेट होगा यहाँ पर, मान लो कि हो सकता है वो 10 ग्राम की हो, और जो मेले वाले होते हैं वो तो बहुत कम के 1-2 ग्राम के उनके बुलेट के वो होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाती वो। बट ये जो गोली है ना 10 ग्राम की, और इसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, ये जर्क फोर्स बहुत ज्यादा लगाती है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, इसी को बोलते हैं क्या, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, एंड रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो हमारे रॉकेट होते हैं ना, इसरो ने अभी एक गगनयान को, ओ सॉरी, जो मूनयान हुआ था ना चंद्रमा पर, जो हमारा जो तीसरा मिशन गया था वो सक्सेसफुल लैंड हुआ था, तो वो जो रॉकेट्स होते हैं ना वो किस नियम पर आधारित होते हैं न्यूटन के, वो तृतीय नियम के नियम पर आधारित होते हैं। ये ऐसा ही होता है रॉकेट कुछ, यहाँ से वो निकलती रहती है, उसकी एग्जॉस्ट हवाएं, गर्म हवाएं या आग जलती रहती है, ईंधन जलता रहता है। वो क्या करता है, जैसे गर्म हवाएं होती है ना वो नीचे की ओर, बहुत प्रेशर से नीचे की ओर जाती है, तो ये क्या होता है, रॉकेट उन उन हवाओं के कारण, मतलब ऐसे हम अगर किसी, कैसे बताऊं, हाँ मैं एक सेकेंड आपको ऐसे बता दूं, जैसे यही देख लो आप, ऐसे समझो कि ये जो होती है ना, एयर होती है ना, गर्म एयर होती है ना, वो नीचे की ओर क्या लगाती है, इतना प्रेशर लगाती है कि जो रॉकेट होता है ना वो ऊपर की ओर उठने लगता है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे हम बॉल को दीवार में फेंक के मारते हैं, तो बॉल हमारे पास रिटर्न आता है, क्योंकि हमने बॉल में कुछ ताकत लगाई। तो जो बॉल ने ताकत किसको दी, दीवार को, दीवार ने दीवार ने भी फिर बॉल के ऊपर कुछ वो लगाई ताकत, क्योंकि बॉल ने उसके ऊपर लगाई तो दीवार भी उसके ऊपर लगाएगी। ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे काम करती हैं, क्रिया किसी बॉडी पर होगी, प्रतिक्रिया किसी बॉडी पर होगी। देखो इसमें इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ये वो है, बॉल है, दीवार है, ये यहां से मैंने बॉल को फेंका, तो इस पर क्या हुई, एक्शन किया मतलब दीवार पर बॉल टकराई, टकराई। अब दीवार क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। अच्छा, तुमने हमें टक्कर मारी, वो भी टक्कर मार देती है, तो बॉल क्या हमारे पास वापस आ जाती है। ऐसे रॉकेट में होता है, आग लगती है तो वो नीचे गर्म हवा को बहुत ज्यादा नीचे तीव्रता के साथ धकेलती है, तो जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, वो रॉकेट को ऊपर उठा देती है। अच्छा, तो हमें गर्म हवा ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। अगर आपसे पूछे कोई, एक तो ये बॉल वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आप दीवार से जब हम बॉल को फेंकते हैं वापस हमारे पास आती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का है, रॉकेट हो गया। अब तीसरा और एक चीज का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कई बार, जो क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं हम जब हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कैच करते हैं ना बॉल को हम, तो थोड़ा सा स्लाइडली हाथ को क्या करते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो वेलोसिटी होती है ना उस टाइम पे, बॉल बॉल आई और एकदम से हमारी हाथ को हिट करेगी, कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, एकदम फास्ट आती है ना बॉल, कई बार बहुत फास्ट आती है, तो वो हमारे हाथ को हिट करेगी, तो वो हाथ पर कुछ क्रिया की, तो हाथ उस पर कुछ प्रतिक्रिया कर देगा, तो बॉल हो सकती है बाहर चली जाए। जैसे दीवार को हमने फेंकी दी, तो दीवार ने उसमें प्रतिक्रिया कर दी, तो वो वापस आ गई। ऐसे हाथ अगर हमारा प्रतिक्रिया कर देगा तो वापस चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी क्रिया को कम करने के लिए, उसके जो एक्शन है उसको कम करने के लिए बॉल को पीछे की ओर खींचते हैं, थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है, जो टाइम होता है ना तो वो बढ़ जाता है, इसलिए वो बॉल हम आसानी से कैच कर पाते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये थ्योरी होगी, अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे। हाँ, 8,000 kg इंजन pulls a train of 5 wagons each of, ये क्वेश्चन है, आप देख लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, पेन चेंज करो,
ये किसका क्वेश्चन? एनसीईआरटी क्लास 9 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। और मैं ये क्यों देता हूँ आपको क्लास 9 के, ये आप भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वर्ग का पेपर किया है, तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन 1 सेकंड में करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, चेक भी कर लूँ सही चल रहा है हमारा वीडियो। हाँ, सही चल रहा है। सॉरी। तो हाँ, पढ़िए आपने। क्या लिखा है? 8,000 किलोग्राम का इंजन 200 किलोग्राम के 5 वैगनों वाली ट्रेन को 36 ट्रैक पर, 36 कौन सी होती है? ऐसे, जो मतलब सड़क के समानांतर ट्रैक होता है ना, उसको बोलते हैं 36 ट्रैक पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है तो, और ट्रैक 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाता है, तो गणना करें ट्रेन का त्वरण कितना हो। तो अब इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले, अब ये जो मैं आपको बता रहा था ना पहले कॉन्सेप्ट में, कि हम टेबल को जो बुक को हम धकेलेंगे तो वो हो सकता है आगे बढ़े, और ना हो सकता है कि ना भी बढ़े, जबकि हम उस पर बल लगा रहे हैं। जैसे मैं पेन पे इस पे थोड़ा सा बल लगाऊं, मैं इसको ऐसे पकड़े हुआ हूँ, होल्ड किया हूँ, अगर मैं इस पे बल लगाऊं तो ये साइड नहीं बढ़ रही, क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, जो इसको स्टेबल कर रहा है, वो ज्यादा है जो मैं बल लगा रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है। तो अब इस पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हुए चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, फोर्स पहले होता क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। हाँ, तो ये कितना बल लगा रहे हैं? ट्रेन, पहले हम ट्रेन बना लेते हैं। ये हमारी ट्रेन हो गई, 5 डिब्बे बना लेते हैं। 5 डिब्बे वाली, एक डिब्बा ये, दूसरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 डिब्बे हो गए। ये पुली लगा के एक और डिब्बा बना लिया, जो क्या है? इंजन है, इंजन। ठीक है, ये 5 डिब्बे वाली ट्रेन को हमारा इंजन खींच रहा है। कितने बल से खींच रहा है? तो ये बल कितना है? 40,000, 40, हाँ 40 न्यूटन। ठीक है, कितने बल से खींच रहा है। बट ये ट्रैक पे कुछ फ्रैक्शन लगा रहे हैं ना, इसमें लिखा है कि ट्रैक पर कितना फ्रैक्शन लगता है? 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन। ये किसका? ट्रैक पर फ्रिक्शन है। तो गणना करें कि ट्रेन का त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले तो ट्रेन का कुल वेट निकाल लेते हैं। तो ये तो 8,000 किसका हो गया? इंजन का वेट, इंजन का भार, इंजन का भार देता हूं मैं क्लियर, इंजन का भार, ये कितना है? 8,000 किलोग्राम। अब 5 बोगियों का, एक बोगी का भार कितना है? 2,000 केजी। तो 5 बोगियों का भार कितना हो जाएगा? तो 5 वैगनों का भार, जबकि एक वैगन का भार कितना है? 2,000 किलोग्राम। तो 5 वैगनों का कितना हो जाएगा? 10,000 किलोग्राम हो जाएगा ना। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो टोटल ट्रेन का कितना भार हो जाएगा, इंजन प्लस उसका? तो कितना हो जाएगा? 18,000, 18,000 किलोग्राम। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, अब देखो, ये ट्रेन को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। जो भी जो भी घर्षण बल होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो मोशन का विपरीत डायरेक्शन में लगता है। जिस, ऐसे मैं इधर चल रहा हूं ना, तो जो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, जमीन पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये जमीन पे मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा बैक साइड डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में मिलेगा, लगेगा। तो यहां से क्या करेंगे? 40,000, 40,000 माइनस 5,000 कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के कर देंगे माइनस। तो टोटल कितना बचेगा? 35,000। वो किस डायरेक्शन में बचेगा? आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे वाली दिशा में। अब टोटल मास कितना आ गया हमारा? एफ। टोटल मास कितना आ गया? एम इक्वल टू 18,000 किलोग्राम। तो एफ इक्वल टू होता है क्या? यहाँ थोड़ा सा देखना, इसमें ही बन जाएगा। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो फोर्स कितना है? 35,000 न्यूटन। तो 35,000, ठीक है। एम कितना है? 18,000, 18,000। तो ए, तो डिवाइड दे सकते हैं आप, आंसर आ जाएगा। आप ए निकालें, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये था क्वेश्चन।
ये कोई वो नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में मोशन लगता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, उसके विपरीत डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में गति होती है, उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है। तो ये दूसरे एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को घटा देते हैं। अगर घर्षण बल हमारा ज्यादा होता, लेट सपोज यहाँ 40,000 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है आगे की ओर, और ये घर्षण बल होता 50,000 न्यूटन, तो हमारी ट्रेन चलती क्या, नहीं चलती, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाता माइनस में, तो हमारी ट्रेन चलती ही नहीं, मूव ही नहीं करती, ये एक जगह पे स्टेबल रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 kg is moving with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका है, मैंने कराया है ये क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं। और ये 2018 में 2018 एमपी टेट का क्वेश्चन है, एमपी टेट 2018 का क्वेश्चन है, मैंने ये करा भी रखा है, और आप एक बार इसको और प्रैक्टिस करें। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है, बट इसकी वो नहीं लिख पाया हूं मैं। तो कुछ भी लेट सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, ये इस पॉइंट पर 8 सेंटीमीटर नहीं, ये टाइम है, तो 8 सेकेंड तक हो गया, सही से लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 14 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे मतलब मैं लिख नहीं पाया हूँ एग्जैक्ट ये क्या था। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, मास कितना दे रखा है, एम इक्वल टू कितना दे रखा है, पहले हम पैरामीटर्स को लिख लिया करें जो हमें गिवन है, तो ग्राम लिखा है तो जीएम लिख दिया मैंने। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। अच्छा ये टेबल गिवन है, इसमें बता रखा है वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट ऑन टू रेस्ट। ओके, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ओके 20, ठीक है, ऑन a straight line on a long table is given in how much force does the table exert on the ball। ठीक है, कोई नहीं, देखो ये क्या है आप समझ में आया, भी है ना, ये वेलोसिटी है एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, तो आपको यहाँ एक्सीलरेशन दे रखा है, आपसे यहाँ पूछा है कि फोर्स कितना होगा, हाउ मच फोर्स डज द एक्ट। ठीक है, फोर्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम। क्या आपको एक्सीलरेशन गिवन है, नहीं गिवन है, बट आपको ये डायग्राम दे रखा है, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो मैंने कल की क्लास में कराया था, वीटी ग्राफ। सारी क्लासेस का लिंक होते हैं, आप उन क्लासेस को देख लेंगे तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाकर आप ये लेक्चर को देख सकते हैं, पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं एक्सीलरेशन कैसे निकलते थे, हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कल मैंने एक एक्सीलरेशन का लिखा है ना, v अपॉन टाइम लिख दिया है, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया है, वो भी सही है, बट आप एग्जैक्ट अगर फॉर्म में लिखना है तो चेंज इन वेलोसिटी, और किस टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब 10 से 15 सेकंड, 15 मीटर गई वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था पहले, फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, और ये टाइमिंग इतनी देर तक, मतलब इस वेलोसिटी से उस वेलोसिटी जाने में 2 सेकंड लगे, तो हमारा चेंज इन टाइम, इसलिए मैंने लिखा चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चेंज इन टाइम कितना है, 8 मीटर, 8 सेकंड, सॉरी 8 सेकंड, तो डेल टी यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 है, 8 सेकंड, और वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है, 0 से 14 मीटर, तो 14 फाइनल वेलोसिटी होगी, 14 माइनस 0, ऐसे ही यहाँ पर इनिशियल टाइम कितना हो गया, 0, और फाइनल टाइम कितना होगा 8, तो 8 माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14/8, काट देंगे हम तो ए इक्वल टू मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, 7/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है एक्सीलरेशन की, ये मिल गया। और फोर्स हम 20 ग्राम एम इक्वल टू दे रखे हैं, तो अब मैं यहां कर देता हूं इसको, एफ इक्वल टू हमें कितना दे रखे हैं 20 ग्राम, तो 20, और वेलोसिटी कितनी, एक्सीलरेशन कितना देखा है 7/4, ये किसमें ग्राम में है, तो हम अगर इसको किलोग्राम में करना है तो हम क्या कर लेंगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। कैसे करते हैं हम ये 10⁻, ये मैं बता दूं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1/1000 आ जाएगा,
इसका कैसे गुणा कर दिया, ये यहाँ आ गया, ये केजी रहा। अब इसको 1000 के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है 1/10³ केजी इक्वल टू 1 ग्राम, ऐसा ही तो है। अब ये 10³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगी। तो 10³ केजी इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 10⁻³ इसीलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से 5 को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 35 35 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा, न्यूटन। न्यूटन होती है ना फोर्स की, है ना। ये एनसीईआरटी में हो सकता है टेबल डिफरेंट दे रखी हो तो आंसर डिफरेंट आता है, बट हमारा भी आंसर सही है, हम टेबल के पैरामीटर्स को नहीं लिख पाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कौन सा फंडामेंटल लॉ है क्लासिकल मैकेनिक्स का, ये आप क्वेश्चन एक बार देखना और घर से करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ये भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। आप ऐसे होमवर्क को करोगे ना तो आप देखोगे कि आप थोड़ा सा पढ़ भी रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ोगे इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो जड़त्व होता है ना, जड़त्व किसके समानुपात होता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन और है, जड़त्व किस पर निर्भर, ये और इस क्वेश्चन का आंसर वही है, मतलब जड़त्व से रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन भी। और तो आप देखना इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, कल आप करोगे, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप मुझे क्लास में कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं मैं इसको क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 10,000 kg। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें कि एक मोटर कार है, उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u इक्वल टू कितना दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दे रखी है। हाँ, इट टेक्स 4 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना दे रखा है 4 सेकेंड दे रखा है टू स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v जीरो हो जाएगी, जब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सीधी सी बात है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, ठीक है। तो मास कितना दे रखा है, m इक्वल टू कितना दे रखा है 10,000 किलोग्राम, ठीक है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, F इक्वल टू क्या होता है m v माइनस u अपॉन टी, ये पढ़ा था हमने फोर्स का फॉर्मूला, तो बस रख दो पहले F इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू कितना, m क्या दे रखा है 1000 दे रखा है, इसी को 10 टू द पावर 3 बोल सकते हैं, 1000 ये कैसे लगाते हैं पावर, 1 2 3 3 जीरो तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो यहाँ मैंने क्या लिखते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू v माइनस यू, तो v कितना है 108, तो 108, u कितना है u जीरो है, टाइम कितना है 4 सेकंड। अब देखो यहां से कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि टाइम किसमें दे रखा है 4 सेकंड, स्पीड किसमें देखिए आवर में, या तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल दें तो हमारा ये टाइम और ये सेकंड मैच कर जाएगा, या फिर इस टाइम को हम आवर में बदल दें, ये हमें ऑप्शंस पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस किसमें दे रखे हैं। अगर हमें फोर्स बल न्यूटन में निकालना है या न्यूटन यूनिट दे रखी है तो न्यूटन के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा यूनिट फॉलो करना होता है, तो ऐसा यूनिट में लेंथ किसमें नापते हैं, मीटर में, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और ये अगर किलोमीटर पर आवर में लगाना है तो ये 4 सेकंड को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने बताया था 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, कल ही मैंने बताया था 1/3600 आवर, तो यहां से क्या कर देंगे 4 सेकंड में कितने आ जाएंगे, तो 4 सेकंड इक्वल टू 4/3600 आवर, ये आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करते हैं आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो। और इसको आप, ये भी एक आपका होमवर्क हो गया, u इक्वल टू दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर, इसको आप क्या करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिखाओगे, कितना आंसर आता है मीटर पर सेकंड में। ये कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं आपके वर्ग 2 में, मैंने ऐसे क्वेश्चन 4 करा रखे हैं पहले दूसरे लेक्चर में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके लेकर आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैं छोड़ देता हूँ ना थोड़ी सी ये मतलब कैलकुलेशन, आप कर लिया करें, आप ऐसा नहीं आप छोड़ते रहें, आपको करनी है ये कैलकुलेशन। हाँ 2.5, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, a 2.5 kg iron ball has the same diameter 1.5 as a 1.5 kg aluminum ball. The balls are dropped at the same time from a cliff
जस्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। अच्छा, ये एक टीजीटी का यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं याद कर पा रहा हूँ तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब काफी ज्यादा इसके पूछने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिख के रखा है? 2.5 किलोग्राम की लोहे की एक गेंद का व्यास 1.5 किलोग्राम की एल्यूमिनियम गेंद के समान है। मतलब ये लोहे की गेंद है और ये सेम सेम डायमीटर की, सेम त्रिज्या की, सेम व्यास की। ये किसकी हुआ है? ये लोहा की है, लोहा। और ये किसकी? एल्यूमिनियम की। दोनों का क्या है? एल्युमिनियम। देखना ऐसे ही लिखा जाता है क्या? देख लेना। मुझे एल्यूमिनियम ऐसे शायद होता है, एल्युमिनियम। हाँ ठीक है। हाँ तो लिखा है ना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है। देखते हैं, चलो लिख देते हैं, एल्यूमिनियम होता है। ये सेम डायमीटर की, ये बड़ा लग रहा है अप्रोक्सीमेटली, देख लेना। मतलब ये सेम बनाया है मैंने, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एल्यूमिनियम के डायमीटर, इसके त्रिज्या वो है ना, इसका व्यास, ये व्यास होता है। तो इसका भी डी है, इसका भी डी है। अब ये आगे बढ़ेंगे। क्या पूछता है? दोनों गेंदों को एक ही समय में चट्टान से गिराया जाता है। ठीक है, कोई एक चट्टान बना लेते हैं। ये कोई चट्टान है। तो यहाँ पर ये दोनों बॉल रखी हुई है सेम टाइम। एक और चट्टान बना लेता हूँ इसी की ऊंचाई की, नहीं तो बोलोगे कि सर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम। ऑलमोस्ट ये समान ऊंचाई की चट्टान है। ये इसमें तो लिख रखा है एक ही चट्टान पे। तो पर ये ऐसी सिचुएशन होगी कि दोनों एक ही पोजीशन पर है। ये चट्टान ऐसे है, तो 3D में मैं दिखाऊंगा ना, तो एक बॉल ऐसे रखी है, एक यहाँ रखी है। ये क्या 2D स्पेस है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। एक बॉल यहाँ, एक यहाँ है। ठीक है, ठीक है। चट्टान से गिराया जाता है। जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले उनके पास समान गति होती है। उनके पास क्या होती है? समान गति होती है। तो इनकी वेलोसिटी क्या है? v1 एल्यूमिनियम के लिए VAL, तो ऐसे लिख देते हैं VAL, और V क्या है? आयरन के लिए VI। ये दोनों क्या है? सेम है। VAL मतलब एल्यूमिनियम की वेलोसिटी, VI आयरन बॉल की वेलोसिटी, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है। अब पूछा है, हो गया, चट्टान से गिराया जाता है, ठीक है, उसके पास समान गति होती है। तो इसमें से क्या क्या पूछ रहा है? जस्ट बिफोर दे रीच दे हैव सेम, क्या उनके पास सेम होगा? ये पूछा है इसमें। इसमें हिंदी वाले में क्या है? पास समान गति होती है, जमीन में पहुंचने से पहले उनके पास समान गति होती है। हिंदी में शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें देखो देर का है। इसमें पूछा है दे हैव सेम, उनके पास क्या सेम होगा? एक्सीलरेशन सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। तो देखते हैं, सारी चीजों को एक बार देखते हैं। इसको मैं बॉल को मिटा रहा हूं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखो, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी से बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ये होता है ना, दोनों सेम हाइट पर रखी है तो h दोनों के लिए बराबर हो गया, g दोनों के लिए बराबर होता है। तो कोई से ऑब्जेक्ट हो, g तो सब पे एक इक्वल लगता है। बट देखो m1 MAL और m आयरन मतलब I, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, ये इक्वल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो ये पहला कैंसिल हो। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 ML AL एल्यूमिनियम के लिए, V1 VAL। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी तो सेम है, इक्वल टू 1/2, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, MI VI का स्क्वायर। ये आयरन बॉल के लिए। अब देखो ML MEL, ये 1/2 से 1/2 कट गया, VI स्क्वायर से, क्योंकि ये इक्वल है तो कट गया। तो MEL इक्वल टू क्या आ गया? MI। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? इक्वल नहीं हो सकती। मोमेंटम, जिनमें भी मास आ रहा है ना, देखो मास यहाँ आ रहा था तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसमें भी मास आ रहा है तो मोमेंटम में भी मास आता है, अभी पढ़ा है। मोमेंटम क्या आता है? P इक्वल टू एम बी। दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। एक्सीलरेशन में क्या मास आता है? नहीं आता। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा? ए। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ए। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लेना। मैंने समझा दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया, mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लिख दूं एक साइड में, आप लिख लेना mgh।
यहाँ पर जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और एच क्या है, एच ऊंचाई है, और एम क्या है, द्रव्यमान। लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच वुड रिक्वायर्ड इज अ ग्रेटर, क्या लिखा है, किसके लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित करना, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित करना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। देखो क्या है, मास दे रखा है और एक्सीलरेशन भी दे रखा है, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। दोनों के लिए लगा दो, इसके लिए F1 मान लो, इसके लिए F2 मान लो। देख लो सर किसके लिए ज्यादा फोर्स आ रहा है। तो इसमें क्या पूछा रखा है, विच वुड रिक्वायर्स अ ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर दे देना। ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with the native acceleration 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक नेटिव